हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है क्लास 10th के फिजिक्स का जो पहला और दूसरा चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन का आज हम लोग जो है पार्ट 2 वीडियो करने वाले हैं, जिसमें आज इसमें हम लोग 60 क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले 1 से 60 तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए थे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है 61 नंबर से 61 से जो है 120 तक के क्वेश्चन को आज हम लोग इसमें देखने वाले हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 हो चुका है। यदि उसको देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से आप लोग देख सकते हैं। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, और सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो बच्चे 2027 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाले हैं। तो जल्दी से सभी बच्चे इसको शेयर कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पे यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला हमारा क्वेश्चन है, कांच के सिल्ली से पार करने वाले प्रकाश की किरण में पैदा होती है। तो कांच की सिल्ली से पार करने वाले प्रकाश की किरण में क्या पैदा होती है? पहला है विचलन, दूसरा है पार विस्थापन, तीसरा है घूर्णन, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा पार विस्थापन होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में टॉर्च है ना, टॉर्च है, ये टॉर्च है। टॉर्च से जो हमें किरण प्राप्त होती है ये समांतर किरण पुंज प्राप्त होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टॉर्च से जो प्रकाश निकलता है बिल्कुल कैसा निकलता है? समांतर निकलता है, इसलिए समांतर किरण पुंज हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पानी में डाली गई छड़ें टेढ़ी दिखती है, इसका कारण क्या है? तो अगर हम पानी में कोई छड़ी को डालेंगे तो ये छड़ी जो है टेढ़ा प्रतीत दिखता है, मुड़ा हुआ प्रतीत दिखता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, क्योंकि इसका कारण है? तो पानी से भरी बाल्टी की गहराई जो है हमें कम दिखाई देता है, इसका मुख्य कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 64 नंबर का, 65 नंबर का, 64 का हो गया ना, 65 का। किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? तो याद रखना है, उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है बड़ा होता है, यानी कि ये वस्तु का जो प्रतिबिंब है, बड़ा बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा करके हमें दिखाता है। कौन दर्पण? तो उत्तल दर्पण। ठीक है, इसीलिए उत्तल दर्पण का उपयोग जो है हम लोग पार्श्व यानी कि पीछे देखने के लिए पश दृश्य के रूप में करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग हजामाती में करते हैं। समतल दर्पण का उपयोग हम लोग जो है इसका उपयोग जो है इसका भी उपयोग जो है चेहरा देखने में करते हैं, समतल दर्पण का उपयोग। तो याद रखना है उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र जो होता है बहुत ही बड़ा होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है 66 नंबर का, आवर्धन का ऋणात्मक मान बतलाता है। आवर्धन का ऋणात्मक मान क्या बताता है? अगर m का मान ऋणात्मक है तो इसका मतलब हुआ कि आवर्धन का ऋणात्मक मान बताता है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब जो है उल्टा बन रहा है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर प्रति आवर्धन का मान धनात्मक रहेगा तो याद रखना है वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा बनेगा। ठीक है, तो अगर प्लस रहता तो वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा, और लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन बोला है आवर्धन का ऋणात्मक मान बतलाता है, तो आवर्धन का ऋणात्मक मान जो बतलाता है ये वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 67 नंबर का क्वेश्चन है, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं। तो सोलर कुकर में कौन दर्पण का उपयोग होता है? तो याद रखना है सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 68 नंबर का, जिस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है यह अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में क्या होगा? पहला ऑप्शन है प्रकाशिक सघन होगा, दूसरा है प्रकाशिक विरल होगा, तीसरा है पहले माध्यम का घनत्व अधिक होगा, दूसरे माध्यम का घनत्व कम होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में प्रकाशिक सघन होगा, यानी कि अपवर्तनांक अधिक है तो यह कम अपवर्तनांक वाले माध्यम की तुलना में प्रकाशिक सघन होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, पानी में प्रकाश का वेग cw तथा कांच में प्रकाश का वेग cg है, तो फॉर्मूला क्या होगा? तो cw जो होगा ये छोटा होगा किससे? cg से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन है 70 नंबर का, किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है और उसमें प्रकाश का वेग होता है, तो उसमें प्रकाश का वेग क्या होता है? म्यू सी बराबर होता है नियतांक के यानी कि स्थिरांक के। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, म्यू सी बराबर होगा स्थिरांक के। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 71 नंबर का, निम्नलिखित में प्रकाशिक माध्यम कौन है? तो प्रकाशिक माध्यम जो होगा कौन होगा? तो ये शीशा प्रकाशिक माध्यम होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला 72 नंबर का क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एफ बराबर हम लोग जानते हैं फॉर्मूला होता है r/2, तो वक्रता त्रिज्या का हाफ होती है, मतलब आधी होती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आधी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 73 नंबर का, अगर वायु में प्रकाश का वेग c तथा एक माध्यम का प्रकाश वेग v है, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है c/v होता है, यानी कि वायु में प्रकाश की चाल बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 74 नंबर का, रोगियों के नाक, कान और गले की जांच में डॉक्टर प्रयोग करते हैं, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। रोगियों के जो नाक, कान और गले होता है इसकी जांच में हम लोग जो है कौन दर्पण का उपयोग करते हैं? तो इसकी जांच में हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवतल दर्पण। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 75 नंबर का, सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज कैसा होता है? तो याद रखना है, कभी भी सूर्य से आने वाले प्रकाश जो होता है ये समांतर किरण पुंज होता है, यानी कि सूर्य से आने वाले प्रकाश पुंज जो होता है ये समांतर प्रकाश पुंज होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समांतर प्रकाश पुंज। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 76 नंबर का, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा होती है, क्या होती है? अधिक होती है। विरल माध्यम में प्रकाश का चाल जो होगा ज्यादा होता है और सघन माध्यम प्रकाश की चाल कम होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। और अगर इस क्वेश्चन को घुमा दे कि सघन माध्यम में प्रकाश की चाल विरल माध्यम की अपेक्षा क्या होती है, तो याद रखना इसका कम होगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 77 नंबर का, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश को क्या माना गया है? तो प्रकाश को जो है तरंग माना गया है और कण माना गया है, अर्थात ए और बी दोनों होगा, ए और बी दोनों, अर्थात ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाश एक तरंग भी है, प्रकाश एक कण भी है। ठीक है, आधुनिक क्वांटम सिद्धांत के अनुसार। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 78 नंबर का, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो उसकी चाल बढ़ जाती है, अतः किरण अभिलंब की ओर क्या होगा? अभिलंब की ओर दूर हट जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट, यानी कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो इसकी चाल बढ़ जाती है, यानी कि जब सघन से विरल जाएगा तो ये क्या होगा? दूर हट जाएगा, अभिलंब से दूर हट जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 79 नंबर का, क्वेश्चन में क्या बोला देखो, फोकस पर अभिसारित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज में बदल जाता है, कौन दर्पण में? तो अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण, यानी कि दोनों हो जाएगा, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों, उत्तल दर्पण में भी और अवतल दर्पण में भी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करने वाली प्रकाश की किरण धीमी हो जाती है, इसका झुकाव क्या होगा? तो बताए थे, अगर विरल से सघन में आएगा तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब सघन से विरल जाएगा तो ये अभिलंब से दूर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण आएगा तो ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है 82 नंबर का, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है, यानी कि दर्पण की चौड़ाई को क्या कहा जाता है?
तो दर्पण की चौड़ाई को द्वारक कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द्वारक। ठीक है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 83 नंबर का, किसी दर्पण या खिसकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तन होता है। ये किसके कारण होता है? ये क्या नियमित है, अनियमित है, या ए और बी दोनों? तो ये नियमित रूल है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है, किसी समतल दर्पण में लेटर पी को देखने पर कैसा मालूम पड़ता है? तो लेटर पी को देखने पर ये वह जैसा मालूम पड़ता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उल्टा दिखाई पड़ेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वस्तु और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। उल्टा प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो आवर्धन जो होगा ऋणात्मक होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में आभासी और सीधा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होता है। आभासी और सीधा जब भी बोलेगा तो धनात्मक होगा, और उल्टा बोलेगा तो ऋणात्मक होगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 87 नंबर का, नए कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बिंब दूरी ली जाती है। दर्पण के सामने रखी गई बिंब दूरी क्या ली जाती है? तो बिंब दूरी ऋणात्मक ली जाती है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऋणात्मक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 88 नंबर का, निम्न में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो सबसे ज्यादा जो प्रकाश की चाल होती है ये हवा में होती है, उससे भी ज्यादा निर्वात में होती है, लेकिन यहाँ पर निर्वात नहीं है, हवा है, तो हवा में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? अपसारी, अभिसारी को तो उत्तल बोलते हैं, अपसारी को अवतल लेंस कहते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं। और उत्तल लेंस को क्या कहते हैं? उत्तल लेंस को जो है अभिसारी लेंस कहा जाता है, अभिसारी याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के प्रकरण में किसी वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब के लिए आवर्धन होगा। उल्टा प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के प्रकरण में दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी एवं सीधा होता है, अतः आवर्धन होगा। तो आवर्धन इसका क्या होगा? सीधा है तो धनात्मक होगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 93 नंबर का, किसी गोलीय दर्पण का एक रेखिक आवर्धन m क्या होगा यदि प्रतिबिंब का आकार h और वस्तु के आकार h हो, तो आवर्धन का मान क्या होगा? तो आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई या बटे वस्तु की ऊंचाई। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, h डैश बाय h। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है। तो समतल दर्पण द्वारा हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण का उपयोग सामान्य वाहनों का पश्च दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। मतलब किस दर्पण का उपयोग पीछे देखने के लिए किया जाता है? पश्च दृश्य में। तो बताए थे उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 96 नंबर का, किसी दर्पण से आप कितनी दूरी पर रखे खड़े हो, किसी किसी दर्पण से आप कितनी ही दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण कौन सा होगा? तो वह दर्पण जो होगा या तो समतल होगा या तो उत्तल दर्पण होगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए प्रयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। चेहरे को कहाँ पर रखना चाहिए? तो चेहरे को वक्रता केंद्र पर नहीं, वक्रता केंद्र के बाहर ये भी नहीं, वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच नहीं, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उस पर अगला क्वेश्चन है, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। तो वास्तविक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब हमेशा कौन बनाता है? ये समतल या उत्तल बनाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है?
तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है उल्टा होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 120 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से को सूर्य प्रकाश के सामने रखा जाता है, तो प्रधान अक्ष पर एक खास बिंदु पर कागज का कर्तन जल उठता है, तो इस बिंदु की दूरी दर्पण से होगी। तो 20 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? जब ध्रुव और फोकस के बीच रहेगा तो प्रतिबिंब काल्पनिक और बड़ा बनेगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर, दर्पण कैसा होगा? तो दोनों ही अवतल होगा, क्योंकि माइनस में है, दोनों ही क्या होगा? अवतल होगा। प्लस रहेगा तो उत्तल होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाले प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है, इस बिंदु को दर्पण का क्या कहा जाता है? जिसे फोकस कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 104 का किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है? ये क्वेश्चन तो रिपीट हो चुका है। ये उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है काश की किरणें के सरल रैखिक नमन अनुप्रयोग है, तो ये चंद्र ग्रहण और तारों के चमकने से, यानी कि चंद्र ग्रहण और नहीं, चंद्र ग्रहण नहीं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, सी नहीं होगा, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, यानी कि ए और बी दोनों होगा इसमें, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु की छाया तब भी बन सकती है जब प्रकाश की किरण गमन करती है, तो प्रकाश की किरण कैसी गमन करती है? तो सीधी रेखा में गमन करती है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ी को खड़ा कर रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी? तो इसकी जो छाया होगी ये काली रंग की छाया होगी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर क्या बनता है? तो अगर प्रकाश स्रोत के सामने रुकावट रख देंगे तो ये क्या बनेगा? छाया भी बन सकता है और उप छाया भी बनता है, यानी कि ए और बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया कैसी बनती है? तो प्रकाश स्रोत के सामने एक गेंद को रखने पर उसकी छाया जो है कैसा बनेगा? गेंद है तो बेलनाकार बनता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है दृष्टि के भौतिक अनुभूति को कहा जाता है, तो दृष्टि के भौतिक अनुभूति को क्या कहा जाता है? प्रकाश कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रकाश एक रूप है किसका? तो प्रकाश जो है एक रूप है, ये ऊर्जा का रूप है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है? तो शीशा या कांच एक प्रकाशिक माध्यम है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम में प्रकाश की किरणें माध्यम के कणों को करती है, गर्म करती है, प्रकाशित करती है, माध्यम के कणों में गति प्रदान करती है, यानी कि तीनों हो जाएगा, ए बी सी तीनों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रकाश किस ऊर्जा का रूप है? तो प्रकाश जो है यह एक विकिरण ऊर्जा का रूप है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विकिरण ऊर्जा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 115 नंबर का प्रकाश की तरंग किस प्रकार की तरंगे होती है? तो प्रकाश की तरंग ये एक विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंगों के गमन के लिए किस प्रकार के माध्यम की आवश्यकता होती है? तो प्रकाश तरंग के गमन के लिए जो है किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ये बिना माध्यम के चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है
प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में होती है। तो प्रकाश का तरंग दैर्घ्य अन्य बाधाओं की तुलना में बहुत ही छोटा होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होती है? प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रकाश किरण है, प्रकाश का एक बिंदु पथ है, प्रकाश का एक बिंदु पथ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? तो किरणों के समूह को किरणपुंज कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो गया।